एरोप्लेन नॉन प्रेशराइज्ड होना चाहिए, बिलो 2000 kg M2M होना चाहिए, हाँ कि नहीं? उसके ऊपर मिलेगा B3 वाले को रेटिंग। और एक ही है, कोई भी टाइप का मैन्युफैक्चरर हो उसमें एक ही रेटिंग है, ठीक है? तो हम आते हैं, थोड़ा स्क्रीन को प्रेजेंट कर लेते हैं। आ रहा है मेरा स्क्रीन? आ रहा है क्या, पूछ रहा हूं मैं? यस सर। तो आज का रूल है रूल नंबर 21, डेंजरियस फ्लाइंग, ये याद रखना है आपको, ओके? और एक रूल है रूल नंबर 25, स्मोकिंग इन एयरक्राफ्ट। क्या है? स्मोकिंग इन एयरक्राफ्ट। और एक रूल है रूल नंबर 25 है, फ्यूलिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। देखो रूल्स को मैंने जो मार्क किया हूं वो रूल्स याद रखेंगे तभी जाके एक मार्क आप गेन कर पाएंगे, नहीं तो बाद में एग्जाम में फेल हो गए तो बाद में मेरे को पूछना मत। इसलिए मैं डिटेल्ड रूल यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने खाली ये रूल याद रखवाया, क्योंकि डीसीए में यही आता है कि आपको ये रूल नंबर बतानी है। आपको पूछेगा स्मोकिंग इन एयरक्राफ्ट इज अलाउड और नॉट अलाउड एज पर विच रूल, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 21 इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का क्या बोलोगे? 25 रूल नंबर 25। इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का रूल नंबर 25। अगर मैं बोलूं फ्यूलिंग के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है तो आप क्या बोलोगे? फ्यूलिंग के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? 25A। हाँ, तो ऐसे डेली 2 रूल 4 रूल जितना याद रख सकते हो वो रखा करो तो सही रहेगा, हाँ कि नहीं? उसके बाद आते हैं हमारी रेगुलर स्टडी में। तो कल हमने बात किया था एयरक्राफ्ट के एंडोर्समेंट के बारे में कि आप अगर लाइसेंस ले रहे हैं तो आपका लाइसेंस में एक रेटिंग जरूर एंडोर्स होगी, वो भी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की ऊपर, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर। और वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट किसको बिलोंग कर रहा होगा? किसी ना किसी एक पर्टिकुलर, बोला करो, ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, ओके? तो इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। नो सर। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। ओके, खाली कैटेगरी ए जो है ना उसके लिए कोई रेटिंग जरूरी नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज एग्जाम पास करके 145 का 35 रिक्वायरमेंट सेक्शन ए का फुलफिल कर देती है तो उसको क्या मिल जाता है? कैटेगरी ए का लाइसेंस मिल जाता है, ओके? क्लियर है? यस सर। लेकिन आपने नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, आपने अभी और भी काम बाकी है। क्या बाकी है? मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। और भी क्या काम बाकी है? जब आप नॉलेज गेन करते हो, एक लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फुलफिल करना है? मान लो आप B1 में लाइसेंस ले रहे हो या B2 में ले रहे हो या बी नहीं, कैटेगरी सी में ले रहे हो, ठीक है? क्योंकि B3 तो हमने अलग कर दिया ना, कैटेगरी B3 अलग कर दिया ना, कौन सा? पिस्टन, एरोप्लेन, नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट, ओके? 2000 kg एंड बिलो क्या?
M2M ये है, तो इसको हमने अलग कर दिया, यही उसका रेटिंग है। लेकिन अभी बच गया कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के लिए नो रेटिंग, ये भी हमने पढ़ लिया, हाँ कि नहीं। तो अभी बच जाते हैं कौन सा, ये वाले। तो इनके लिए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है लाइसेंस लेने में, नॉलेज एग्जामिनेशन। नॉलेज एग्जामिनेशन। दूसरा क्या होता है, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। अबे नॉलेज गेन तभी करता है जब तेरा ट्रेनिंग होता है। तू ट्रेनिंग इसलिए बोलता है क्योंकि तू ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़े हैं या वो कहीं काम किए हैं, उसके थ्रू आया है। तुम्हारा एम ही बहुत सारा लाइन के थ्रू बन सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग छोड़ दो, नॉलेज गेन करना है आपको कैसी भी करके। दूसरा आपको क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए। और मैंने यहाँ पे एंडोर्समेंट समझा दिया पहले ही, बाद में समझाना चाहिए था। उससे पहले तुमको क्या बताना चाहिए था, टाइप रेटिंग, टाइप ट्रेनिंग, टाइप ट्रेनिंग प्लस ओजेटी। ओजेटी वन टाइम, ओजेटी, ओजेटी वन टाइम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देना पड़ता है, टाइप एग्जाम, टाइप एग्जाम देना पड़ता है। और इसके बाद आपको क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना। स्किल टेस्ट देना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स पढ़े थे ना। एक्चुअली डीजीसीए के ना अतड़ा पतड़ा कुछ आगे पीछे नहीं होता है रिक्वायरमेंट्स का, वो कैसे भी लिख देती है, हमें डिकोड करना पड़ता है। तुम्हें ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ना, इसको बहुत सारा टाइम में पढ़ा हूँ अकेले में बैठ के, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। और कोई होता तो क्या करता, पढ़ते पढ़ते चले जाता, बस उसको भी आधी चीजें समझ में नहीं आती। क्या क्या समझ में, कभी किसी को भी पूछ देना, व्हाट इज रेटिंग, व्हाट इज एंडोर्समेंट, व्हाट इज टाइप रेटिंग, हाँ ये सारी चीजें पूछना, वो पागल पागल करेगा, ठीक है। व्हाट इज ऑथराइजेशन, अगर हम लाइसेंस ले रहे हैं तो ऑथराइजेशन की क्यों जरूरी है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अभी तो आपको ये सब क्लियर है कि नहीं। तो आप अगर कोई भी रेटिंग ले रहे हो किसमें, B1 B2 C में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ट्रेनिंग, ओजेटी और टाइप एग्जाम पास करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपका शुरू होगा स्किल टेस्ट के बाद एंडोर्समेंट, ओके। लेकिन आपका कुछ ग्रुप 2 का है, क्या है, कुछ ग्रुप 2 का है एयरक्राफ्ट, जिनके ऊपर सिर्फ आप क्या करेंगे, ये यह देख रहे हो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ये वाला, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट लिखा है, देख रहे हो। यस सर। हाँ, तो कुछ ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट में आपको क्या क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको यहाँ बोला गया है, आप अगर B1 B2 C लाइसेंस लेना चाहते हो, कुछ ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट, वो अपेंडिक्स 3 में दिया है, जाके देखने के लिए मैं आपको बोला था। B1 B2 और C में से कोई लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप एग्जामिनेशन सिर्फ पास करना पड़ेगा, टाइप ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और आपके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, उससे आपका क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एंडोर्समेंट मिल जाएगा लाइसेंस में उस एयरक्राफ्ट का। अगर मैं यहाँ पे बोलता ये ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट होता तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता, ट्रेनिंग, टाइप ट्रेनिंग करना पड़ता यार। इसका मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम पकड़ नहीं पा रहे इसका मतलब। जब हम ग्रुप 1 के बारे में पढ़ रहे थे तो इस जगह में क्या बोल रहा था वो, इस जगह में वो क्या बोल रहा था, आपको सेटिस्फैक्टरीली क्या कंप्लीट करना है, टाइप ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। और टाइप ट्रेनिंग मतलब टाइप ट्रेनिंग के साथ आपको टाइप एग्जाम भी पास करना है, उसके साथ ओजेटी भी कंप्लीट करनी है। ये सब किसके ऊपर हो रहा है, जब आप ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर ले रहे हो,
या ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का वो एयरक्राफ्ट जो अपेंडिक्स 3 में मेंशन्ड है, यहाँ पे अपेंडिक्स 3 में मेंशन्ड है उन एयरक्राफ्ट के लिए। ओके, लेकिन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 का कुछ एयरक्राफ्ट है, क्या है, कुछ एयरक्राफ्ट है जिनके ऊपर आप सिर्फ क्या करोगे, क्या करोगे, सिर्फ टाइप एग्जाम और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उन एयरक्राफ्ट का टाइप रेटिंग मिल जाएगा, तुम्हारी लाइसेंस में क्या हो जाएगा, एंडोर्समेंट हो जाएगा। अभी मैं बार बार नहीं पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया टाइप रेटिंग, क्योंकि मैं थक गया। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो फिर से पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 तीन ग्रुप का एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर आपको B1 B2 C लाइसेंस लेना है। तो एक मेथड है कि कुछ एयरक्राफ्ट के लिए आप टाइप ट्रेनिंग, OJT, टाइप एग्जामिनेशन ये सब करके ले रहे हो, और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का कुछ एयरक्राफ्ट है आप सिर्फ टाइप एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट करके ले रहे हो। क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी कुछ चीजें बताया है, ध्यान से दो। ग्रुप 2 में हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया था, याद है? यस सर, हाँ, सब ग्रुप 2A 2B एंड 2C। हाँ, तो यहाँ पे जो ग्रुप 2 के ऊपर लाइसेंस ले रहे हैं, कौन सा कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर के सब कैटेगरी ले रहे हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है। आप ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हो। उसमें था ना ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले सकते हो बोल के। अगर मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हो और कौन सा लाइसेंस ले रहे हो, B1 या C ले रहे हो, C लाइसेंस ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट comply with the aircraft type rating requirements of at least 2 aircraft types from the same manufacturer which combined the representative of the applicable manufacturer subgroup। क्या समझा इसका मतलब, कोई बताएगा? मैं ग्रुप 2 के ऊपर कौन सा लाइसेंस रेटिंग था, सबसे पहला अप्रोप्रिएट या इंडिविजुअल रेटिंग था, हाँ कि नहीं? अप्रोप्रिएट या इंडिविजुअल रेटिंग मतलब आपने एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर, ग्रुप 2 का पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर आप क्या ले रहे हैं, रेटिंग ले रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? लेकिन आप अगर मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हो, मतलब ग्रुप 2 का कोई एक सब ग्रुप का कोई भी एक मैन्युफैक्चरर जितना एयरक्राफ्ट बना है उसके ऊपर रेटिंग ले रहे हो, है ना? तो उसके लिए आपको रेटिंग तभी मिलेगा B1 या C में जब एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर आपने क्या लिया होगा, क्या लिया होगा, अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग लिया होगा, अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग लिया होगा। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो आपने, देखो याद रखा करो, अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग या इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल टाइप रेटिंग। मतलब नाम ही इंडिकेट करता है कोई भी ग्रुप का, किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 के बारे में बात। तो कोई ग्रुप 2 का एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर आपने क्या लिया है, रेटिंग लिया है, तभी अप्रोप्रिएट रेटिंग लिया है बोला जाएगा 2A के ऊपर या 2B के ऊपर, 2C के ऊपर। ये आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? आप मान लो क्या ग्रुप का रेटिंग ले रहे हो, ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 का 2A 2B 2C के ऊपर आप क्या ले रहे हो, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हो। इसका मतलब यही हुआ कि ये मैन्युफैक्चरर आ गया,
ये मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप मतलब ये रहा सब ग्रुप, या ये सब ग्रुप, या ये सब ग्रुप। मान लो सब ग्रुप 2B के ऊपर इस मैन्युफैक्चरर ने जितना भी एयरक्राफ्ट बनाया 1 2 3 4 जितना भी एयरक्राफ्ट बनाया, उन सारे एयरक्राफ्ट के लिए तुम्हें ये रेटिंग ले रहे हो। तो इस केस में आपको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, इस सब ग्रुप के ऊपर उस मैन्युफैक्चरर ने जितना भी एयरक्राफ्ट बनाया उसका एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको क्या लेना है, इंडिविजुअल टाइप रेटिंग लेना है। इंडिविजुअल टाइप रेटिंग लेना है। एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिविजुअल टाइप रेटिंग लिया तो आपको मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग मिल रहा है। किसके ऊपर, ग्रुप 2 के ऊपर, ग्रुप 2 का कोई भी एक सब ग्रुप के ऊपर। समझ में आया? यस सर। देखो समझा नहीं तो फिर से पूछो। यस सर, समझ आ गया। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अभी मान लो, अभी वो बोलेगा फुल सब ग्रुप रेटिंग, फुल सब ग्रुप रेटिंग। इसका मतलब क्या है, फुल सब ग्रुप रेटिंग का मतलब यह है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप में जितना भी एयरक्राफ्ट आता है, सारे के सारे एयरक्राफ्ट को वो मैन्युफैक्चरर गया भाड़ में, आप सारे के सारे एयरक्राफ्ट के लिए रेटिंग ले रहे हो। मतलब पूरा ग्रुप 2 का ले रहे हो, नहीं पूरा ग्रुप 2 का नहीं ले रहे हो, ये जो कोई भी एक सब ग्रुप का। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूं। ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं वो लाइन, फिर समझाता हूं। तो ये वाली समझ में आया, ये वाली लाइन? यस सर। ओके, यस सर। अभी दूसरा लाइन बात करते हैं। आपको फुल सब ग्रुप रेटिंग लेना है। कौन सा लाइसेंस ले रहे हो, B1C ले रहे हो। किसके ऊपर ले रहे हो, ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट टाइप्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स which combined are representative of the applying group, ये आपको करना है। क्या बोल दिया इसने, चलो चलते हैं स्लाइड में। अब इसमें वो बोला कि आपको क्या करना है, फुल सब ग्रुप रेटिंग लेना है। ये लेना है ना, कौन सा ग्रुप में, ग्रुप 2 का कोई भी सब ग्रुप में। हाँ कि नहीं? मान लो कोई भी एक सब ग्रुप पकड़ लो, मान लो सब ग्रुप 2B में फुल सब ग्रुप रेटिंग लेना है। फुल सब ग्रुप रेटिंग लेना है मतलब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को नहीं सोच रहे हो, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को नहीं सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस सब ग्रुप का एयरक्राफ्ट एयरबस भी बना सकता है, इस सब ग्रुप का एयरक्राफ्ट बोइंग भी बना सकता है, इस सब ग्रुप का एयरक्राफ्ट बोम्बार्डियर या लियरजेट भी बना सकता है कि नहीं? यस सर। तो इस सब ग्रुप का एयरक्राफ्ट कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाया हो, सारे के सारे मैन्युफैक्चरर का इस सब ग्रुप का एयरक्राफ्ट आप क्या कर सकते हो, अपनी एयरक्राफ्ट में इंक्लूड कर सकते हो। और वो ग्रुप रेटिंग कौन सा है, कौन सा है, फुल सब ग्रुप रेटिंग। फुल सब ग्रुप रेटिंग। तो ये लेना है, तो ये लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर का, डिफरेंट 3 मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप 2B के ऊपर जो एयरक्राफ्ट बनाया है, मान लो एयरबस ने सब ग्रुप 2B का एक एयरक्राफ्ट बनाया है, उसके ऊपर इंडिविजुअल रेटिंग लेनी है, अप्रोप्रिएट रेटिंग। अभी बोइंग ने 2B का एक एयरक्राफ्ट बनाया है 2B का, तो आपको उसके ऊपर अप्रोप्रिएट रेटिंग लेनी है। आपको लियरजेट ने बनाया है तो लियरजेट का 2B का जो एयरक्राफ्ट बने उसके ऊपर अप्रोप्रिएट रेटिंग लेना है। ऐसे 3 रेटिंग ले लिए हो तो आपको अप्लाई करना है किस रेटिंग के लिए, फुल सब ग्रुप रेटिंग। फुल सब ग्रुप रेटिंग के लिए। सेम थिंग, आप अगर सब ग्रुप 2C के लिए आप फुल सब ग्रुप रेटिंग लेना चाहते हो तो सब ग्रुप 2C का 3 एयरक्राफ्ट ढूंढो, 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया, और तीनों के ऊपर क्या ले लो, फुल सब ग्रुप इंडिविजुअल रेटिंग ले लो, इसका भी, तभी जाके तो आपको क्या मिल रहा है,
फुल सब ग्रुप रेटिंग। फुल सब ग्रुप रेटिंग मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। अच्छा सर, मतलब पहले का जो था वो मतलब कोई भी ग्रुप में से है ना, लेकिन 2 एयरक्राफ्ट वो होना चाहिए है ना, मतलब सिमिलर मैन्युफैक्चरर से होना चाहिए। और इस टाइम में आपका कोई भी मतलब एक ग्रुप एक सब ग्रुप लोगे जैसे कि 2B, उसमें से आप 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का एयरक्राफ्ट को मिला लेके आप सब ग्रुप बनाते हो। क्योंकि पहले का जो नाम था मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग, मतलब एक सब ग्रुप में एक मैन्युफैक्चरर जितना एयरक्राफ्ट बनाया है उसका सारे एयरक्राफ्ट आप क्या करोगे, मेंटेनेंस करोगे। इसलिए इसमें बोला है कि एक ही मैन्युफैक्चरर का एटलीस्ट उस सब ग्रुप का 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर आप इंडिविजुअल रेटिंग ले लीजिए, अप्रोप्रिएट रेटिंग ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे जब दूसरा फुल सब ग्रुप रेटिंग की बात कर रहे हैं तो उस सब ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। इसीलिए एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर का उस सब ग्रुप का जो एयरक्राफ्ट बनाया है उसके ऊपर अप्रोप्रिएट रेटिंग ले जाते हैं। तो आप उस सब ग्रुप के ऊपर क्या मिलेगा, फुल सब ग्रुप रेटिंग मिलेगा। क्लियर है? यस सर। और सर मतलब जो भी सब ग्रुप्स होंगे ये दोनों में है ना, ये दोनों में जो भी सब ग्रुप होंगे एनी सब ग्रुप में हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे कि ये मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग है नंबर 1 वाला है ना, मतलब मैं 2C में भी ले सकता हूँ है ना, 2 एयरक्राफ्ट। हाँ, तुम कोई भी सब ग्रुप में मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले सकता है, तुम कोई भी सब ग्रुप में फुल सब ग्रुप रेटिंग ले सकता है। यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या 2B में 2C में? मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया वहां पे। ओके ओके। तो यहाँ पे एक लाइसेंस मिसिंग है B1C। तो एक लाइसेंस कौन सा मिसिंग है? दैट इज B2। जो कि अगर B2 को अगर ग्रुप 2 के ऊपर लेना है, क्या लेना है, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग लेना है या फुल सब ग्रुप रेटिंग लेना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कोई एयरक्राफ्ट के ऊपर अप्रोप्रिएट रेटिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखानी है। पता है जिस दिन मैं स्टार्ट किया था CR66 में बोला था मेरा सबसे फेवरेट लाइसेंस B2 है। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ को इनको ज्यादा मगजमारी करना ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा दे रहे हैं, जिसकी बेसिस में इनको मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग भी मिल जा रहा है, फुल सब ग्रुप रेटिंग भी मिल जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे B1C की, तो वो क्या कर रहे हैं, एक एक एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिविजुअल या अप्रोप्रिएट रेटिंग पहले लेते हैं, फिर बाद उनको जाके मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग या फुल सब ग्रुप रेटिंग मिलता है ना? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं PDF दे देता हूँ, कोई बात नहीं। अब सेम थिंग ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट के लिए बोला है। ग्रुप 3 को तो हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया ही नहीं है। ग्रुप 3 में हमने कितना टाइप का रेटिंग रखा है, 2 टाइप का रखा है। एक अप्रोप्रिएट का मतलब तो आप समझते हो, ग्रुप 3 का एक सिंगल एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको क्या लेना है, रेटिंग लेना है। लेकिन ग्रुप 3 में क्या बोला है, फुल ग्रुप 3 रेटिंग बोला है। उसका क्या मतलब है, आपको अगर B1 B2 C लाइसेंस होल्डर में आपको क्या करना है, ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर फुल ग्रुप 3 रेटिंग लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे B1 B2 वाले को थोड़ा राहत मिला है, हाँ कि नहीं? यहाँ पे नहीं बोला है कि हर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर आप इंडिविजुअल रेटिंग लेंगे बोल के, क्योंकि ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट बहुत ग्रुप 1 2 की कंपेयर में बहुत नीचे आ जाते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। For category B1, unless the applicant provides of appropriate experience, that group 3 rating shall be subject to following limitations. Limitations का मतलब क्या है? Limitations का मतलब ये है कि मान लो प्रिविलेजेस में जाके हम लिमिटेशन समझ सकते हैं। मान लो B1 का लिमिटेशन क्या है, वो मेरे प्रिविलेजेस क्या है, वो कोई मेरे को बताएगा? जल्दी से बताया करो, टाइम लॉस मत किया करो। सर प्रिविलेजेस मतलब जिस काम के लिए आपको नहीं B1 का प्रिविलेजेस बताओ, मेरे को यहाँ पे पार्ट मत पढ़ाओ। पावर प्लांट
एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम स्ट्रक्चर, एयरफ्रेम सिस्टम्स, पावर प्लांट और मैकेनिकल सिस्टम्स के ऊपर एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तभी तो आपको B1 का लाइसेंस मिल रहा है। लेकिन आप मान लो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कोई एयरक्राफ्ट, कोई ग्रुप का एयरक्राफ्ट का रेटिंग आपका लाइसेंस में ऐड किया जा रहा है, आपने एक्सपीरियंस सिर्फ आपने एयरफ्रेम सिस्टम के ऊपर गेन किया है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर गेन किया ही नहीं है, तो आपको अभी क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, लिमिटेशन मिलेगा आपके लाइसेंस में। आपकी लाइसेंस में वो ग्रुप का, ग्रुप 3 का फुल ग्रुप रेटिंग तो मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेशंस रहेगा कि आप प्रेशराइज्ड एरोप्लेन्स में काम नहीं किए हैं, आप ये स्ट्रक्चर में काम नहीं किए हैं, आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम नहीं किए हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आप CRS नहीं दे सकते हैं। आप जहां पे भी काम करेंगे उस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को वो काम के लिए कोई दूसरे को रखना पड़ेगा जिसने एक्सपीरियंस लेके वो लाइसेंस गेन किया होगा। तो इसका मतलब आपको लाइसेंस मिलता है तो रेटिंग भी मिलता है, तो उसके साथ क्या मिलता है, लिमिटेशंस भी मिलता है, बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस गेन्ड एक्सपीरियंस की वजह से। ओके, कभी भी एक्सपीरियंस गेन करना तो सारे चीजों के ऊपर एक्सपीरियंस गेन करना, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो यस और एक लाइसेंस है, ये स्पेशल बेटा है, CR66 का स्पेशल है, कोटा में आता है। कौन है ये, कैटेगरी B3 है ना। ये B3 किसके लिए है, पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन 2000 kg एंड बिलो, ये आ जाता है। इसके ऊपर आपको अगर लाइसेंस लेना है, इस टाइप का कोई एयरक्राफ्ट है, वो कोई भी मैन्युफैक्चर बना है, कोई भी बना है, आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, यस सर। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुछ कम होता है तो आपको लिमिटेशन लग जाएगा, इसमें भी समझ में आया? यस सर। और लिमिटेशंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है फिर से। वैसे तो मैं लिमिटेशंस के बारे में समझा दिया, लिमिटेशंस क्यों लगता है। लिमिटेशंस इंट्रोड्यूस्ड इन द AME लाइसेंस आर एक्सक्लूजन फ्रॉम द सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस। लिमिटेशंस क्यों लगता है, क्योंकि आपको एक्सक्लूड करना है वो चीजों से, क्या करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन नहीं किए ना भाई, है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ टाइम उस लिमिटेशंस रहेगा, आपको लिमिटेशंस को हटा सकते हो। आप अगर अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस गेन करते हो, सेटिस्फैक्टरी DGCA आपको असेसमेंट कर देता है कि आप DGCA को फॉर्म आता है, CA फॉर्म, वो भरते हो, तो APM नंबर चैप्टर 17 एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल चैप्टर 17 जो कि DGCA के लिए है, तो उसको उसमें लिखा है कि DGCA आपका कैसे लिमिटेशन रिमूव करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। APM का एयरक्राफ्ट प्रोसीजर मैनुअल है या एयरवर्दीनेस प्रोसीजर? अरे यार गधे हो यार तुम, दुनिया भर की शॉर्ट फॉर्म का दुनिया भर की डेफिनेशन है। मैं तुमको फर्स्ट डे से बता के आ रहा हूँ, ये जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, वो DGCA का है, सेक्शन B में था पहले, अभी उनका ये मैनुअल है, एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल, और चैप्टर नंबर 17, इसमें बहुत सारा चैप्टर है। ये डॉक्यूमेंट किसके लिए है, DGCA के लिए, एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल। अभी तुम मेरे पास आ जाओगे, APM का मतलब ये है, APM का मतलब वो है, शॉर्ट फॉर्म को लेके क्यों आ जाते हो। मैंने दूसरे क्लास में भी पढ़ा रहा था, एक बच्चा मेरे से झगड़ने लगा, इसका मतलब गधे हो ना, और कुछ नहीं हो। कोई भी शॉर्ट फॉर्म का कुछ भी फुल फॉर्म हो सकता है, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें गेन करना है कि वो किस चीज से लिंक करता है। आपको यहाँ पे लिमिटेशंस हटाने की बात हो रही है, तो लिमिटेशंस क्या तुम हटा दोगे, तुम खुद को लाइसेंस दे दोगे, तुम खुद का लाइसेंस खुद अपग्रेड कर दोगे, नहीं ना, कौन करेगा, कौन करेगा, अरे कौन करेगा, DGCA करेगा भाई। अगर DGCA करेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, कुछ एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, कुछ असेसमेंट देना पड़ेगा, और वो सब स्टार्टिंग डे से मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा APM चैप्टर 17 के हिसाब से हो रहा है।
तुम परीक्षा पोर्टल में एग्जाम देते हो, तुम्हें मॉड्यूल्स क्रेडिट होता है, किस चैप्टर के हिसाब से होता है? एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल चैप्टर 17 जो कि डीजीसीए के लिए है। तो यहाँ पे कोई फालतू की मैनुअल का नाम मत लेना, ठीक है? कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा दूसरों के बीच में। कोई तो इसको अप्रूव्ड प्रोग्रामिंग ऑफ मेंटेनेंस भी बोलने लगता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई। क्लियर है ना अभी? यस सर। हाँ, अभी आते हैं एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पता करते हैं। पर्सनल एक्सरसाइजिंग सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस एज वेल एज सपोर्ट स्टाफ, मतलब कोई क्या किया है, सर्टिफाइंग स्टाफ भी बन रहा है, आज ए सपोर्ट स्टाफ भी काम कर रहा है, मस्ट प्रोड्यूस द लाइसेंस या एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। ये ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? ये ऑफिशियल्स ऑफ डीजीसीए है। डीजीसीए का जो पर्सन तुम्हारे को चेक करने के लिए आते हैं तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, उनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ऑथराइज्ड पर्सनल ऑफ डीजीसीए, ऑफिशियल्स ऑफ डीजीसीए, याद रखना, ठीक है? वो उनको तुम कितना टाइम के अंदर लाइसेंस को एविडेंस दिखाओगे? विदिन 24 आवर्स। आज सुन आज पॉसिबल तो दिखाते हो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 24 आवर्स मिलता है। क्लियर है? दिखाने के लिए आप सपोर्ट स्टाफ काम करो या आप सर्टिफाइंग स्टाफ काम करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये क्वेश्चन है डीजीसीए का, याद रखना 24 घंटा, और सीआर 145 में भी लिखा है। कभी कभी आपका लाइसेंस को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाता है, क्यों? कब आप B1.1 में काम करते हो, बोलते हो मेरे को B2 में जाना है, कभी कभी बहुत सारे रीजन की वजह से आपका मन नहीं लग रहा हो, या आपको और भी बहुत सारी रीजन से अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा B2 में, या आपको कैटेगरी B1.1 में हो, कैटेगरी B1.2 में जाना हो, या कोई भी लाइसेंस से दूसरा लाइसेंस से तुम कन्वर्ट कर सकते हो, एक कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी। हम उस दिन वो देखे थे ना, वो चार्ट दिखाया था मैंने प्रीवियस डे में, हाँ कि नहीं? एक लाइसेंस से आप दूसरा लाइसेंस लेने के लिए जाओगे तो एक्स्ट्रा कितना एक्सपीरियंस गेन करना है, वो दिखाया था कि नहीं? यस सर। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ग्रुप में छोड़ देना, जो नहीं देखा होगा मैं ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बोला है कि द होल्डर ऑफ एएमई लाइसेंस ऑन द डेट ऑफ coming into force of this CR may continue to exercise the privileges of his license and shall be issued with or without limitation and with further examination an AME license in the appropriate category subject to such conditions specified in the APM। ये जो कन्वर्सियन की बात कर रहा है, यहाँ पे जो 70 में जो कन्वर्जन की बात कर रहा है, ये कौन सा कन्वर्जन की बात कर रहा है? ये कन्वर्जन की बात कर रहा है जो CR66 इफेक्टिव होने से पहले, बिफोर कम इनटू फोर्स, क्या होना चाहिए? जिनके पास लाइसेंस है, मतलब CR66 आने से पहले CR सेक्शन 2 सीरीज L के हिसाब से लाइसेंस दिया जाता था, याद है? जो नया है उसको याद नहीं होगा, जो पुराना है उसको याद होगा। CR66 आने से पहले सेक्शन 2 सीरीज L के हिसाब से जो लाइसेंस ले चुके हैं, अभी वो CR66 के हिसाब से कैसे अपनी लाइसेंस को कन्वर्ट करवाएंगे और अपना प्रिविलेजेस मिलेगा, वो उनको कहाँ पे लिखा गया है? कहाँ पे लिखा गया है? एपीएम चैप्टर 17, एयरवर्दीनेस प्रोसीजर मैनुअल। यहाँ पे क्लैरिटी हो गया, वहां पे कोई पूछ रहा था, ठीक है? तो एयरवर्द एपीएम चैप्टर 17, उसके लिए डीजीसीए उनको देखेगा और कौन सा रूल का इस्तेमाल करेगा? रूल नंबर 61 का, हाँ 61 का इस्तेमाल करेगा, और ये एपीएम चैप्टर 17 का इस्तेमाल करेगा। जो भी प्रोसीजर है, वो कितना मॉड्यूल पास किए हैं, वो उनके पास कितना प्रिविलेजेस है, एक्सपीरियंस कितना है, उसकी बेसिस में उनको जो लाइसेंस के लिए एलिजिबल बनते हैं वो लाइसेंस उनको दे देगा। क्लियर है? यस सर। तो इसके साथ आपका जो CR66 का जो मेन रिक्वायरमेंट जो है ना, वो खत्म हो जाता है।
इसके बाद कल हम सब पार्ट सी के बारे में पढ़ेंगे, वो कंपोनेंट्स के बारे में। ओके ओके सर। क्लियर है? तो आज मैंने जो जो चीजें पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? देखो आपको क्या क्या चीजें याद रखना है मैं बता देता हूँ, कि जो अटेंड नहीं किए वो बहुत बड़ी चीज आज मिस कर गए। ओके तो आपको याद रखना है, पहली चीज लाइसेंस का कैटेगरी, ओके रट्टा मारनी है। दूसरा एयरक्राफ्ट ग्रुपिंग, ओके। तीसरा लाइसेंस का क्या प्रिविलेजेस। चौथा आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस गेन करते टाइम B1 B2 B3 या कैटेगरी ए के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो अलग है, लेकिन आप अगर कैटेगरी सी में जाते हो तो वो एक्सपीरियंस कौन सा है? जब ये लाइसेंस लेने के बाद जो एक्सपीरियंस गेन किए हो वो एक्सपीरियंस कैटेगरी सी में काम आता है लेने में, समझ रहे हो ना? ये एक्सपीरियंस नहीं काम आएगा यहाँ पे, आप ये एक्सपीरियंस दिखा के आप इसको नहीं ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है सीए फॉर्म, ठीक है? सीए फॉर्म अभी तक कौन सा हो गया? 19 डेज 01, 19 डेज 02, 19 डेज 03 हो गया। ओके उसके बाद भी सीए फॉर्म से मैं दिखा दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है टाइप रेटिंग, और वो टाइप रेटिंग कितने टाइप का है और एंडोर्समेंट कैसे होता है। इतना चीजें आप याद रख दिए तो मैंने एक नेक्स्ट क्लास दूंगा उसमें CR66 खत्म हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन CR66 का दे सकते हो। तो अभी मैं आपको वो सीए फॉर्म्स बता देता हूं ताकि आप क्या कर पाए, स्क्रीनशॉट ले लें। सीए फॉर्म्स लिखा है यहाँ पे, लिखा है देख रहे हो? यस सर। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। और थोड़ा ले लो, नीचे तक है, ले लिया? यस सर। ओके तो ग्रुप में छोड़ देना, जो जो नहीं लिए होंगे उनके लिए मिल जाएगा। तो आपको कुल मिला के 10-12 सीए फॉर्म से याद रख लेनी है कि कौन सा सीए फॉर्म किसके लिए है, कौन सा सीए फॉर्म किसके लिए है। आपको पूछा जाएगा सीए फॉर्म 1 किसके लिए है, तो आपको क्या बताना है? जब इनिशियल में लाइसेंस लेता हूँ। आपको पूछा जाएगा सीए फॉर्म 2 किसके लिए है, तो आप क्या बोलोगे? जब मैं एक्सटेंशन करता हूँ। आपको पूछा जाएगा सीए फॉर्म 3 किसके लिए, तो मैं जब रिन्यूअल करता हूँ। आपको पूछा जाएगा सीए फॉर्म 04 किसके लिए, कन्वर्शन या रिमूवल ऑफ लिमिटेशंस के लिए है, हाँ कि नहीं? आपको पूछा जाएगा कि सीए फॉर्म 5 किसके लिए है, 19 डेज 05, तो आप क्या बोलोगे कि आपका लाइसेंस खो गया है, डुप्लीकेट लाइसेंस कैसे इशू किया जाएगा उसके लिए है। 19 डेज 06 किसके लिए है, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए है। तो ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रट्टा मार के इसको याद रखना है भाई, समझ रहे हो? हेलो? यस सर। यस सर। तो इसके साथ हम आज का क्लास मैं सोच रहा हूँ इतने में ही रहने दे, क्योंकि आज हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें टाइप रेटिंग वगैरह पढ़े हैं, ठीक है? तो आप जो है ना, आप भी जाके वो टाइप रेटिंग को थोड़ा रिवाइज कीजिए और खुद से हाईलाइट कीजिए, खुद अभी पढ़ लीजिए। तो अभी टाइम है 8 बजे तक क्लास होता था, 44 में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, आज का कोई डाउट है तो? नो सर। नहीं है ना? कम कम पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड का लेवल बढ़ गया
तो बाद में मैं स्पीड भी जाऊंगा तो तुमको स्पीडीली अंडरस्टैंड होगा। समझ में आया? यस सर। ओके सर। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। पढ़ लेना, अभी जाके जरूर पढ़ लेना, टाइप रेटिंग, एंडोर्समेंट, सीए फॉर्म, ये सब पढ़ लेना, ठीक है? यस सर। चलो एंड करते हैं क्लास। गुड नाइट।